हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो हमारा भारतीय इतिहास चल रहा है उसमें सिंधु सभ्यता, तो जो हमारे क्वेश्चन हो चुके थे उनसे आगे बढ़ते हैं अभी। तो देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो अब थोड़ा सा हम मैथ के साथ उन क्वेश्चन को कवर भी करेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत, अब देखिए सिंधु सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता भी आती है और मेसोपोटामिया भी आती है और मोहनजोदड़ो भी आता है, ये सारी चीजें आती है। ठीक है, तो आइए अब बात आती है सिंधु सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो। जोदड़ो से विशाल अन्नागार। तो देखिए अन्नागार का मतलब क्या होता है? अन्नागार का मतलब होता है अन्न का गोदाम। तो इसको कर सकते हैं हम अन्न का भंडार या गोदाम। ठीक है, तो इसको हम अन्न का भंडार भी बोल सकते हैं या कह सकते हैं अन्न का गोदाम। तो ये कहां से प्राप्त हुआ था भाई? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, उसके बाद में एक और क्वेश्चन आता है। तो देखिए विशाल अन्नागार व स्नानागार प्राप्त हुए थे। क्लियर हुआ भाई? तो देखिए जो विशाल अन्नागार है, अन्नागार बोलते हैं, बहुत बड़ा अन्न का भंडार इन्होंने जमा किया हुआ था वहाँ पे अपने कबीले में। तो वहाँ से ये नेक्स्ट टाइम में खाने की वस्तुएं ले जाया करते थे। तो ये विशाल अन्नागार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन में ये आता है कि ये बताइएगा विशाल अन्नागार यानी कि अन्न का गोदाम कहाँ से प्राप्त हुआ? या मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर तो सारी चीजें आती है, लेकिन प्रॉपर्ली उसका जो स्थान है उसको पूछता है। ठीक है, या मेसोपोटामिया से प्राप्त हुआ, इस तरह से। तो ये मोहनजोदड़ो के अंतर्गत है भाई, तो वहां से ये प्राप्त हुआ था। आइए उससे आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखिए जो सिंधु सभ्यता के व्यक्ति थे, तो देखिएगा सिंधु सभ्यता के व्यक्ति, सिंधु सभ्यता के व्यक्ति ऊनी व सूती वस्त्रों का भी प्रयोग, ऊनी व सूती वस्त्रों का भी प्रयोग करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जो सूती और ऊनी वस्त्र हुआ करते थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग इन वस्त्रों का भी उपयोग क्या करते थे अपने जीवन काल में। अब देखिए बात आती है कि जो नील की खेती थी वो सिंधु सभ्यता में हुई, लेकिन नीला रंग नहीं मिला। तो आइए उसमें क्वेश्चन आता है हमारा। तो देखिए सभी स्टूडेंट्स ने इसको कॉपी कर लिया होगा। मैथ के भी क्वेश्चन हमारे चलेंगे, वो भी करेंगे हम। तो आइए स्टूडेंट्स इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए बात आती है हमारी सिंधु सभ्यता के व्यक्ति, सिंधु सभ्यता के व्यक्ति सभी रंगों से परिचित थे, लेकिन
लेकिन नीले रंग से अपरिचित थे। क्लियर हुआ भाई? तो देखिए जो नीला रंग था, नीले रंग से ये अपरिचित थे। क्यों अपरिचित थे? क्योंकि जब खुदाई हुई तो वहां पे हर कलर के कपड़े मिले, लेकिन नीले रंग का कपड़ा कोई नहीं मिला। तो जितने भी इतिहासकार थे उन्होंने साक्ष्यों के आधार पे ये सिद्ध किया कि जो नीला रंग था, नीला रंग से ये अपरिचित थे, इनको नीला कलर बनाना ही नहीं आता था। ठीक है, या नीले कलर का इन लोगों ने प्रयोग ही नहीं किया आजीवन, वरना सभी कलरों का उन्होंने प्रयोग किया है। लेकिन नील की खेती होने के संकेत वो सिंधु सभ्यता में ही पाए गए हैं। तो इसको हम नोट करके लिख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स। इसमें हम नोट करके कर सकते हैं इस काल के व्यक्ति नील की खेती भी करते थे, लेकिन इन्हें नीला रंग बनाना नहीं आता था। ठीक है, तो देखिए जो नीला रंग था, नीला रंग इन लोगों को बनाना नहीं आता था, लेकिन ये नील की खेती प्रॉपर किया करते थे। तो इसी रीजन से, इसी कारण मैं आप सभी को ये बोल रहा हूँ कि वो नीले रंग से अपरिचित थे। ठीक है, क्योंकि इतिहासकारों ने यही गणना की है कि वो लोग नीले रंग से अपरिचित थे। कई बार एग्जाम क्वेश्चन में आ जाता है कि ये बताइएगा कि सिंधु सभ्यता के लोग या सिंधु सभ्यता के व्यक्ति किस रंग से परिचित थे, तो वो नीले रंग से परिचित थे। ठीक है, अपरिचित थे, या हम कह सकते हैं नीला रंग उन्हें पता नहीं था कि किस तरह से कपड़ों पे लगाया जाता है और किस तरह से छपाई की जाती है। ठीक है, आइए उससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स देखेंगे ध्यान से। देखिए इधर जो आता है अभी, ये तो हमारा J&K यानी कि जम्मू कश्मीर। ठीक है, इधर जो आता है हमारा पंजाब सही, और इधर की साइड जो आता है हमारा वो आता है राजस्थान। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको देखेंगे अच्छे से। तो ये हुआ हमारा राजस्थान। ओके, तो देखिए और इधर की साइड जस्ट इधर जो होगा ये होगा हमारा महाराष्ट्र, सॉरी महाराष्ट्र नहीं होगा, ये होगा हमारा गुजरात। ठीक है, तो इधर राजस्थान और इधर इस तरह से गुजरात, और जस्ट इधर की साइड में होगा हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात ये आती है कि मनुष्य ने सबसे पहले अपना जीवन में खेती की शुरुआत कहाँ से की थी, या सिंधु सभ्यता के लोगों ने खेती की शुरुआत कहाँ से की थी। तो देखिए जो आपका राजस्थान है, राजस्थान से क्या हुआ कि सिंधु सभ्यता में कृषि की शुरुआत। ठीक है, तो देखिए कृषि की शुरुआत यहां से हुई, कहां से? राजस्थान से। तो राजस्थान से कृषि की शुरुआत क्यों हुई, ये भी रीजन है। आप माइंड में यही सोच सकते हैं सभी स्टूडेंट्स की यहीं से क्यों हुआ। आप पूछ सकते हैं सर यहाँ से क्यों हुआ और राज्यों से क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका भी एक रीजन है। तो देखिए जब हम कहीं पे कृषि करते हैं तो उसके लिए हमें यंत्र चाहिए, औजार चाहिए। ठीक है, और औजार भी इस तरह के चाहिए कि वो जमीन में चल सके। तो देखिएगा मैंने आपको बताया था
कि एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको अभी बताता हूँ, आप मुझे सभी स्टूडेंट्स बताएंगे भी। क्वेश्चन है मानव द्वारा खोजी गई सर्वप्रथम धातु। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आप सभी बताएंगे, हम ये चीजें हम कर चुके हैं, पुरानी जो हमारी क्लास है उनमें कर चुके हैं। देखिए नया कुछ नहीं है और पुराना भी कुछ नहीं है, ठीक है, सारी चीजें इक्वल है, सब चीजों को हमें समझना है। ये नहीं कि ये शुरू से हो गई तो इसको नहीं पढ़ना है और आगे चल के हमें पढ़ना है, ठीक है, वही चीजें हमारे काम आती है, चाहे शुरू की हो या फिर हमारा लास्ट हो या, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आ गया, तो इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन का कनेक्ट जुड़ा हुआ है अभी, ठीक। तो देखिए आप सभी बताएंगे, सबसे पहले खोजी धातु, वेरी गुड, तो कौन सी थी? तांबा। जो सबसे पहले खोजी धातु थी वो तांबा था, तांबा, ठीक है। और ये तांबा जब सबसे पहले खोजा गया तो जाहिर सी बात है सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि तांबा इतना हार्ड धातु नहीं होता है। आपने देखा हो लोहा तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है लेकिन तांबा हार्ड नहीं होता है। तो तांबा जो था वो रेतीली जमीन में चलने के लायक था, लेकिन उससे अलग जो हार्ड जमीन थी उसमें ये चलने लायक नहीं था, ठीक है। तो ये रेतीली जमीन के लिए था तांबा। लेकिन कुछ समय बाद खोज हुई, किसकी हुई? टिन की, सही है। तो देखिए टिन की खोज हो गई, टिन और तांबे का मिश्रण होने पर इन दोनों का क्या हुआ? मिश्रण, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का जो हुआ मिश्रण हुआ, तो अब मिश्रण होने पे जो नीव धातु बनी, नीव धातु कौन सी बनी? वो बनी कांसा, ठीक है। तो देखिए वो बनी कांसा, तो कांसा धातु बनी। जो कांसा धातु होती है वो तांबा धातु से हार्ड होती है, ठीक है, और तांबा धातु मुलायम होती है। तो जैसे ही कांसा धातु की खोज हो गई थी, होने के बाद में फिर मानव ने अलग अलग राज्यों में जीना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि रेतीली जमीन में ज़्यादा सिंचाई चाहिए और पहले कोई नहरों का साधन नहीं था, ना ही कोई नलकूपों का साधन था। तो पहले तो डिपेंडेबल मनुष्य किस पे रहता था? वर्षा पे, ठीक है। वर्षा हुई तो इतनी ज़्यादा हुई कि फसलों का विनाश हो गया, और नहीं हुई तो पानी के कम अभाव के कारण तब भी फसलें नष्ट हो जाती थी। तो इसलिए मनुष्य ने सबसे पहले धातु की खोज होने के कारण उसने राजस्थान में जीना शुरू किया, वहां से कृषि की शुरुआत करी। फिर धीरे धीरे जब कांसा धातु उसने बना लिया, किसके मिश्रण से स्टूडेंट्स? तांबा और टिन के मिश्रण से, ठीक है। फिर उसने अन्य राज्यों में जाना स्टार्ट कर दिया, ठीक। तो इसलिए भी सबसे पहले जो मनुष्य ने मानव जीवन की शुरुआत की थी वो किस राज्य से की थी भी? वो की थी राजस्थान राज्य से। ये क्वेश्चन भी हमारा बनता है अभी, ध्यान से देखेंगे। आइए इसको रब करता हूं मैं। ठीक है, आइए उससे आगे चलते हैं। तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन आता है हमारा, सर्वप्रथम मानव ने भारत के किस राज्य से जीवन जीने की, या हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स स्थायी जीवन, स्थायी जीवन जीने की शुरुआत की, ठीक है। तो देखिए वो राज्य कौन सा है अभी? वो राज्य हमारा राजस्थान, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वो राज्य हमारा राजस्थान है। राजस्थान राज्य से ही मनुष्य ने स्थायी जीवन जीने की शुरुआत की थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे पूरे जो हमारा
इंडिया है धीरे धीरे उसमें फैलता गया। जैसे जैसे समय बीतता गया ऐसे ऐसे ही मनुष्य की सोच में एक डेवलपमेंट आता चला गया, मनुष्य के अंदर क्रांति आती चली गई, फिर वो आगे बढ़ता चला। ठीक है, तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन भी आता है हमारा, विश्व में सबसे पहले चांदी की खोज कहाँ हुई थी, या भारत में सबसे पहले चांदी की खोज कहाँ हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। विश्व में भारत में सबसे पहले चांदी की खोज ठीक है। तो देखिए वो भी कहाँ से हुई थी भाई, राजस्थान राज्य से हुई थी। विश्व में या आपका भारत में सबसे पहले चांदी की खोज कहाँ पे हुई, राजस्थान में। तो ये ध्यान रखेंगे हम सभी। तो आइए अब जैसे कि आप सभी जानते हैं वर्तमान में क्वेश्चन बनता है हमारा, और पहले से ही बनता है कि भारत का क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा राज्य है, तो वो भी हमारा कौन सा है अभी, राजस्थान है। आइए ये चीज़ें हम कुछ थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं अभी स्टूडेंट्स ध्यान से। तो देखिए बात आती है हमारा भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भाई सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है भाई, वो राजस्थान राज्य है क्षेत्रफल के आधार पे। और ये भी बोल सकते हैं हम कि भारत का सबसे शुष्क और गर्म राज्य है, तो वो भी कौन सा है भाई, राजस्थान राज्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम लोग कि अगर क्वेश्चन आ जाए, फिर दोबारा से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, भारत का सबसे शुष्क और गर्म राज्य है वो भी कौन सा है, राजस्थान राज्य है। ठीक, क्योंकि शुष्क और गर्म इसका रीज़न क्या है, तो देखिए राजस्थान में जो रेतीला स्थान है या जो रेतीला एरिया है वो दिन में तो सूर्य की किरणें होने के कारण उसमें ऊष्मा संचरित हो जाती है, और ऊष्मा संचरित होने का एक रीज़न ये भी है क्योंकि जो रेत होता है, रेत के अंदर सिलिका होती है जिसको बोलते हैं हम सिलिकॉन भी बोलते हैं। ठीक है, वो ऊष्मा को एब्जॉर्ब करती है और इतनी गर्म हो जाती है कि वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो नेचुरली बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण वहाँ पे जो पवनें चलती है ना, जो हमारी वर्षा पवनें चलती है वो भी 45 डिग्री से ऊपर की ओर जाके मुड़ जाती है, मूवमेंट कर जाती है, मानसून भी उधर कम आता है। यही रीज़न है कि वो गर्म प्रदेश होने के कारण कि मानसून उधर कम आता है। ठीक, तो रेत गर्म हो जाता है सूर्य की किरणों से दिन में, और रात में ठंडा हो जाता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम लोग जो होते हैं नॉर्मल व्यक्ति अगर राजस्थान में जाने लग जाए घूमने के लिए 10-15 दिन के लिए, और वहीं पे हम अपना एक थोड़ा सा कैंप लगाए, वहाँ पे सोने वगैरह का ये सब करें, तो हम वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसको पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक, बीमार हो जाएंगे, यही रीज़न होता है, वो कोई रीज़न नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना सबसे गर्म शुष्क यही है। आइए उससे आगे चलते एक और बात बता देता हूँ मैं स्टूडेंट्स कि भारत के जितने भी परीक्षण होते हैं, तो देखिए भारत में परीक्षण करने वाला या भारत में परीक्षण मुख्य रूप से ठीक है पोखरण राजस्थान ठीक है में होते हैं। तो देखिए भारत के अंदर जितने भी हमारे परमाणु परीक्षण होते हैं, किसी प्रकार के परीक्षण होते हैं, ठीक, वो कहाँ पे होते हैं भी, पोखरण राजस्थान में। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी याद रखेंगे। आइए अब उससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो देखिए जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो किस तरह के रहते थे या किस तरह से उनका रहना सहना था, वो भी क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। तो देखिए सिंधु सभ्यता की महिला भी और पुरुष भी आभूषण पहनते थे। ठीक है,
तो आइए इसको मैं रफ कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना भी। देखिए हर स्टूडेंट्स अपना नोट्स बनाए भी, नोट्स कॉपी करें, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, बात आती है सिंधु सभ्यता में महिला एवं पुरुष सुंदर दिखने के लिए आभूषण पहनते थे। ठीक है। तो देखिए जो महिला, और ये नहीं था कि प्रॉपर्ली कि महिला ही आभूषण पहने, नहीं, पुरुष भी सुंदर दिखने के लिए आभूषण पहनते थे। किस तरह के आभूषण होते थे? यानी कि आपका हड्डियों के आभूषण होते थे, दांत होते थे, और जानवरों के सींग हुआ करते थे, और जो धातु हुआ करती थी उनके भी ये आभूषण बना के पहना करते थे। ठीक है। तो इसी रीजन से भी जो महिला और पुरुष थे वो सभी आभूषण पहना करते थे। ठीक है। आइए उससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे हम सभी। देखिएगा, इस काल के व्यक्तियों के मुख्य देवता। तो अब मुझे आप सभी बताएंगे भी स्टूडेंट्स, जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता के काल के जो मुख्य देवता थे वो कौन थे, या किन को वो पूजा करते थे। ठीक, ये ध्यान से मुझे बताएंगे आप सभी। इसमें बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जिसके मुख्य देवता थे वो थी मात्र देवी। ठीक है। तो देखिए वो मात्र देवी की पूजा किया करते थे, कौन भी, सिंधु सभ्यता के व्यक्ति। ठीक है। आइए उससे आगे चलते हैं। अभी देखिए मात्र देवी की पूजा क्या करते थे, फिर बाद में उन्होंने पशुपति शिव की भी पूजा की थी, लेकिन सबसे पहले मात्र देवी की पूजा की थी। और वो पीपल के वृक्ष की भी पूजा किया करते थे। देखिए पीपल के वृक्ष से एक क्वेश्चन मुझे याद आया, कई बार हमारे एग्जाम में आया है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, आपका सैनिक स्कूल का हो या फिर आपका यूपी टेट, सी टेट, SSC GD, IAS PCS, कई बार क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये आया है कि जो हमारा सबसे ज़्यादा रात में और दिन में ऑक्सीजन छोड़ने वाला पौधा है वो कौन सा है। ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, आप सभी मुझे बताएंगे। प्रश्न नंबर 1, बात आती है किस पौधे या वृक्ष से दिन व रात में सबसे अधिक O2 यानी कि ऑक्सीजन निकलती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा कौन सा पौधा है जिससे दिन व रात में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकलती है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। मैं सभी स्टूडेंट्स को ऑप्शन देता हूं भी, आप मुझे बताना। पीपल, वृक्ष, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये। बी ऑप्शन नीम,
वृक्ष। सी ऑप्शन अशोक वृक्ष। और डी ऑप्शन बरगद, बरगद वृक्ष। ठीक है, तो अब ये बताना सभी स्टूडेंट्स इसमें कौन सा वृक्ष दिन और रात, ठीक है, ऑक्सीजन देता है। यानी कि देखिए कुछ ऐसे वृक्ष है आपके 80% वो दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात में कम देते हैं, या कुछ ऐसे वृक्ष है कि रात में देते ही नहीं है ऑक्सीजन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और कुछ ऐसे वृक्ष है जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे वृक्ष है जो हमें दिन में भी और रात में भी ऑक्सीजन देंगे, जिनको हमें लगाना चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा कोरोना भी जो बढ़ा था उसमें यही बताया जा रहा था कि ऑक्सीजन कम हो गई है, इसलिए लोगों की मृत्यु हो रही है। ठीक, और बीमारी में भी ऑक्सीजन कमी होती थी। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो अशोक वृक्ष है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने पीपल वृक्ष बताया होगा, क्योंकि हिंदू धर्म में भी सबसे ज़्यादा जो पूजा जाता है वो पीपल वृक्ष को ही पूजा जाता है, वो इस रीजन से। लेकिन नहीं, कुछ में नीम का वृक्ष बताया होगा, कुछ ने बताया होगा बरगद। देखिए जो अशोक का वृक्ष है, कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी बताया होगा, लेकिन इसमें अशोक वृक्ष बताने के लिए कम संख्या रही होगी स्टूडेंटों की। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपका दिन और रात में ऑक्सीजन देता है वो अशोक का वृक्ष होता है, वही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम सभी स्टूडेंट्स। आइए उससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो आइए अब देखिए उससे अगला आगे देखते हैं हम सभी। तो देखिए अब बात आती है कि जो सिंधु सभ्यता का काल है, इस काल में जो एक मोहर मिली है सुवास्तिक चिन्ह की, वो कहाँ से मिली है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखना भी, इस काल के इस काल के मोहनजोदड़ो इस काल के मोहनजोदड़ो नामक स्थान से स्ववास्तिक, देखिएगा इस काल के मोहनजोदड़ो नामक स्थान से स्ववास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है, जो मोहर या ठप्पा लगाने में प्रयोग होता था। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना कि जो स्ववास्तिक यानी कि जो सूर्य देवता यानी कि स्वास्थ्य का देवता कौन माना जाता है, सूर्य देवता। तो जो उसका चिन्ह प्राप्त हुआ है वो सिंधु सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। ये हम क्वेश्चन याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट अच्छे से अपना नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, तो अच्छे से याद करना, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। जय हिंद।